एक बार पुनः स्वागत है बच्चों। फिजिक्स इट्स इजी में हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 7 पर, प्रत्यावर्ती धारा। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो, अर्थात एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें सिर्फ एक प्रेरण कुंडली जोड़ी गई है या सिर्फ एक कुंडली को जोड़ा गया है। तो कुंडली को जोड़ने से हमें क्या धारा प्राप्त होगी, विभव तथा धारा के मध्य क्या कलांतर होगा, कितना धारा के मार्ग में रुकावट होगी। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध रूप से कुंडली को जोड़ा जाए तो प्रेरण प्रतिघात क्रियाशील होता है और प्रेरण प्रतिघात धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। यह एक प्रतिरोध के तुल्य राशि है, तो हम उसका मान भी ज्ञात करना चाहेंगे। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं। ये एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। किसी क्षण आरोपित विद्युत वाहक बल का मान E बराबर E0 साइन ओमेगा टी है और इस स्रोत के साथ में हमने एक प्रेरण कुंडली L जोड़ रखी है। तो माना कि इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व L है। अब जब प्रत्यावर्ती धारा इस कुंडली से होकर प्रवाहित होती है तो चूंकि प्रत्यावर्ती धारा का मान तथा दिशा लगातार समय के साथ परिवर्तित होते हैं, तो धारा के मान में परिवर्तन होने से फैराडे का नियम कहता है कि इस कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो माना कि उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हम VL से प्रकट करते हैं। तो यह VL जो है यह धारा में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न हुआ है। तो माना कि धारा का मान, प्रवाहित होने वाली धारा का मान I है, तो VL का मान हम इस समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं। फैराडे का नियम है हमारा VL बराबर -L di/dt। उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल -L di/dt यानी कि धारा के परिवर्तन की दर पर निर्भर करेगा और उसका मान ये होगा। तो इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ पर उत्पन्न होगा और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल लेंज के नियम से आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोध करेगा। तो आरोपित विद्युत वाहक बल यदि E है तो ये उसका विरोध करेगा, अर्थात E तथा VL में ये संबंध होगा E बराबर -VL। ओके, तो अब आप VL की जगह पर -L di/dt यहाँ पर पुटअप कर दें तो हमें समीकरण प्राप्त होती है E बराबर L di/dt। ये समीकरण प्राप्त हुई। अब हम एक काम करते हैं, इस E के स्थान पर E0 साइन ओमेगा टी लिख देते हैं। तो हमारी समीकरण हो जाएगी, di/dt को मैं अलग कर लेता हूँ, तो di/dt बराबर E0/L साइन ओमेगा टी। हमने इस समीकरण को इस रूप में व्यक्त किया है। di/dt इधर है, L नीचे आ जाएगा और E की जगह पर E0 साइन ओमेगा टी हम यहाँ पर रखेंगे। तो di/dt बराबर E0/L साइन ओमेगा टी प्राप्त हुआ। अब हमें चूंकि धारा के मान ज्ञात करना है तो हम I को अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा E0/L साइन ओमेगा टी dt। एक समीकरण आ गई। अब इस समीकरण का हम अवकलन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन करने पर क्या होगा, समाकलन di बराबर E0/L समाकलन साइन ओमेगा टी dt। I का समाकलन, di का समाकलन I प्राप्त होगा और ये हो जाएगा -E0/ओमेगा L cos ओमेगा टी। इसको हल करेंगे तो cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा माइनस cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा आएगा। E0/L एज इट इज है, तो हमने यहाँ इसको रख दिया। थोड़ा सा इसको और अरेंज कर लें तो I बराबर हो जाएगा -E0/ओमेगा L और cos ओमेगा टी को मैं लिखना चाहूँगा साइन 90 माइनस थीटा यानी कि π/2 माइनस ओमेगा टी। फिर एक बार त्रिकोणमिति लगाएंगे, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो देखिए माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा के रूप में व्यक्त करें तो हमारी समीकरण नई तरह से इस प्रकार आ जाएगी, I बराबर E0/ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये माइनस का हमने उपयोग किया साइन
माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, इस प्रकार से। तो एक समीकरण प्राप्त हो गई, I बराबर E0 अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यहाँ पर अगर हम E0 अपॉन ओमेगा एल को I0 से प्रकट कर दें तो I0 धारा का शिखर मान है, उसको व्यक्त करेगा। तो I0 बराबर E0 अपॉन ओमेगा एल रखने पर क्या समीकरण प्राप्त हो रही है धारा की? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये हमारी धारा की समीकरण प्राप्त हुई और ये हमारा आरोपित विद्युत वाहक बल है जो हमने लगाया था। अब यदि इन दोनों समीकरण को आप देखें तो समय t पर E का मान इस समीकरण से व्यक्त हो रहा है, समय t पर I का मान इस समीकरण से व्यक्त हो रहा है। दोनों में एक पाई बाई 2 का कलांतर नजर आ रहा है। हमारी सामान्य समीकरण थी I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाई 2, तो यहाँ माइनस साइन के साथ में पाई बाई 2 आया है। तो ये समीकरण क्या व्यक्त करती है? तो समीकरण अगर इसको हम 1 नंबर दे दें और इसको समीकरण नंबर 2 बोल दें तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख पाएंगे? फाई बराबर माइनस पाई बाई 2, और फाई बराबर माइनस पाई बाई 2 ये दर्शाता है कि धारा पश्चगामी है या विभव अग्रगामी है। धारा माइनस है इसलिए धारा क्या है? पश्चगामी है। कलांतर का मान, कलांतर का मान कितना है? पाई बाई 2 है। साथ में हम ये भी बता दें कि धारा पाई बाई 2 से पश्चगामी है या विभव अग्रगामी है। पश्चगामी है तो इसे किस प्रकार से ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आइए यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हमारी समय अक्ष हो गई और इस अक्ष पर हम विभव और धारा दोनों को प्लॉट करेंगे। ये हमारा t/2 समय हो गया, ये t समय हो गया, ये t/4 हो गया, ये 3t/4 हो गया। तो v के लिए तो e के लिए तो हमारा इस प्रकार से प्लॉट आना ही है जैसा कि हमारा समीकरण कहता है। ये हमारा E का प्लॉट आ गया, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। अब क्या है? धारा पश्चगामी है, कितने से? पाई बाई 2 से। तो धारा को हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ जब ये विभव शून्य है तो धारा का मान ऋणात्मक अधिकतम होगा। उसके बाद में धारा का मान बढ़ते हुए इस प्रकार से आगे बढ़ेगा और धारा को हम इस प्रकार से निरूपित कर पाएंगे। ये विभव E के लिए है और ये धारा I के लिए है। E और I दोनों y अक्ष पर लिए गए। तो पश्चगामी है यानी कि हमने पीछे से शुरू किया है, इसको नेगेटिव वैल्यू पहले आ रही है तो I का ये वाला ग्राफ आता है, ये E का ग्राफ आता है। एक कला चित्र होता है जिसको हम फेजर डायग्राम कहते हैं। फेजर चित्र से या कला चित्र से यदि हम धारा को पश्चगामी बताते हैं तो विभव को अग्रगामी बताएंगे। यानी कि यदि हमने धारा को x अक्ष पर बताया है तो हमारा विभव y अक्ष पर होगा और इन दोनों के बीच में जो कोण है ये फाई बराबर क्या होगा? पाई बाई 2 होगा। ये चित्र क्या प्रकट कर रहा है कि धारा और विभव के मध्य पाई बाई 2 का कलांतर है और विभव यदि धनात्मक है और धारा का मान शून्य है, इसका मतलब यह अग्रगामी है। तो विभव अग्रगामी है तो प्राकृतिक रूप से धारा पश्चगामी हुई, है ना। तो या तो फेजर चित्र में हम इसको इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं या फिर इसको हम इस प्रकार से भी निरूपित कर सकते हैं कि यदि हमने विभव को x अक्ष पर ले लिया तो हमें धारा को ऋणात्मक y अक्ष पर लेना होगा। यहाँ पर भी फाई का मान पाई बाई 2 है, यानी कि विभव यदि शून्य है तो धारा ऋणात्मक मान रखती है
और इन दोनों के मध्य कालांतर कितना है, π/2 है। तो इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब शुद्ध रूप से प्रेरकत्व जुड़ा होगा तो हमें यह समीकरण प्राप्त होगी। यहाँ पर एक बात और हमें करना है, वो ये है कि प्रेरण प्रतिघात का मान क्या होगा। तो आइए अपन यहाँ पर इस बात को पूरा करना चाहेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ लिखा है कि I0 बराबर E0 अपॉन ओमेगा एल, तो I0 बराबर E0 अपॉन ओमेगा एल से आप ओमेगा एल बराबर लिख सकते हैं E0 अपॉन I0। अब देखिए विभव बटे धारा एक प्रतिरोध के तुल्य राशि हुई और प्रतिरोध के तुल्य राशि का मान कितना आ रहा है, ओमेगा एल। और इस प्रतिरोध के तुल्य राशि को ही हमने पिछली बार क्या कहा था, XL कहा था, प्रेरण प्रतिघात XL से प्रकट होता है और XL का मान कितना आ रहा है, ओमेगा एल। तो यह परिपथ धारा के मार्ग में इतनी रुकावट पैदा करेगा, अर्थात एक शुद्ध प्रेरकत्व धारा के मार्ग में इतना प्रतिरोध आरोपित करेगा। वैसे प्रतिरोध यहाँ के लिए एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, यहाँ पर इसे हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, पर इसकी प्रकृति वही है जो प्रतिरोध की होती है, अर्थात धारा के मार्ग में रुकावट डालना। तो एक शुद्ध रूप से प्रेरकत्व धारा के मार्ग में इतनी रुकावट डालता है, इसका मात्रक भी ओम है। इसको अलग इसलिए कहा क्योंकि यह कोणीय आवृत्ति पर भी निर्भर करता है एल के साथ साथ। एल तो भौतिक गुण हुआ कुंडली का, पर कोणीय आवृत्ति जो है वो प्रत्यावर्ती धारा का गुण है। तो प्रत्यावर्ती धारा पर भी निर्भर करता है कि कितना प्रतिरोध होगा, कितना धारा के मार्ग में रुकावट पैदा होगी। तो इस प्रकार से हमने इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध रूप से प्रेरकत्व यदि जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, उसकी पूरी गणितीय व्याख्या की है। यह परीक्षा के लिए एक अच्छा प्रश्न बनता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।